नमस्कार दोस्तों, आप सब इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि सिविल सेवाओं की तैयारी में या सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली हो या यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, चाहे जितने भी स्टेट के द्वारा जो सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा की तैयारी में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें आपके विभिन्न विषयों की, जैसे भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, आपके भारतीय राज्य व्यवस्था हुई, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इन सब की तैयारी में एक नींव बनाने का कार्य करती हैं। अगर आपकी, जैसे कहा जाता है कि अगर आपके मकान की नींव मजबूत है तो आप चाहे कितना ही ऊंचा उस पर निर्माण करते जाएं, उसी तरह से अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उनका विधिवत अध्ययन कर लिया है, तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से अपनी जो तैयारी है उसको मुकम्मल दिशा दे सकते हैं, उसको परवान चढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में सबसे पहले जो भूगोल विषय है, भूगोल बहुत ही रुचिकर विषय होता है और ये कुछ स्टैटिक होता है और कुछ जो है जो डायनेमिक भी होता है। तो दोनों मिला करके भूगोल की जो विषय वस्तु है ये डायनेमिक और स्टैटिक दोनों मिला करके होती है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का जो पहला अध्याय है, सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन सोलर सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, पहला भाग जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो पढ़ते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आकाश में पहले एक या दो चमकते बिंदु, जब शुरू में आप देखेंगे तो लगेगा कि एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। ठीक है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं, कैसी वस्तुओं? चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है। कुछ जो है बिना टिमटिमाहट के, इनमें टिमटिमाहट नहीं होती, चमकते तो हैं लेकिन टिमटिमाहट नहीं होती है। ठीक है। चलिए, इसी कड़ी में आइए हम कुछ सीखते हैं। कैसे सीखते हैं आइए देखें। सीखने की इस कड़ी में आपको आवश्यकता होगी एक टार्च की, आपको एक टार्च की आवश्यकता होगी, एक सादा कागज की आवश्यकता होगी, पेंसिल तथा एक सुई की आवश्यकता होगी। पहले चरण में आप क्या करेंगे, कागज के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। जो टार्च के आगे जो कांच लगी होती है उसको कागज से आप सटा दीजिए। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींच लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कि आपकी टार्च है, ये कांच लगा हुआ है, इस पर कागज सटा है, इस पर आपने एक वृत्त खींच लिया। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद बना दें। अब कागज के छिद्रित वितरी भाग को कांच के सामने की तरफ रखें और टार्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ठीक है। ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज के बाहर रहे। स्विच जो है टार्च की, उसको आप ऑन ऑफ करेंगे ना, तो उसको कागज के बाहर रखना है। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें तो आप क्या पाएंगे, आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही, कैसे? जैसे कि रात के समय आकाश में तारे चमकते हैं। इस तरह से सारे बिंदु आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। अब कमरे की सभी बत्तियों को आप जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। जब बत्तियां जला देंगे आप तो सारे जो टिमटिमाटे हुए तारों की जो स्थिति दिख रही थी वो खत्म हो जाएगी। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं
कि जब रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। आप देखते हैं कि रात में तारे तो चमकते हैं, लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है तो सारे तारे अदृश्य हो जाते हैं। उसी तरह से जब कमरे में आप सारी बत्तियां जला देंगे तो अंधेरे कमरे में जो टार्च की रोशनी में तारे चमकते थे वो विलुप्त हो जाएंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि आकाश में चंद्रमा भी दिखता है और ढेर सारे तारे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार, इनका आकार भी अलग होता है तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को, अगर चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो वह महीने में एक बार ही पूरा चंद्रमा दिखता है आपको, ठीक है, महीने में एक बार देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है इसको पूर्णिमा कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण चंद्र वाली रात को क्या कहा जाता है, तो इसको पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। तो अगर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण चंद्र कब दिखाई देता है, तो आप कहेंगे पूर्ण चंद्र पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात हो जाती है और इस दिन अमावस्या होती है, यानी कि आकाश में एकदम चाँद एकदम काला सा हो जाता है। तो वहाँ जब काला से एकदम घिर जाएगा तब चाँद दिखता नहीं है, इसी को नए चंद्रमा की रात कहते हैं। और उसके अगले दिन से धीरे धीरे चाँद की आकृति बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब आगे देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? कभी आपने सोचा है कि चंद्रमा और जो छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं इनको हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कमरे की बात, हमने कमरे में जो प्रयोग किया हमने टार्च की रोशनी में, और हमने जब बिजली की सभी बत्तियां, कमरे की सारी बत्तियां जला दी, तो सारी बत्तियों को अगर हम सूर्य के समान मान लें तो उसी तरह से, जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में दिन में आकाश के तारे नहीं दिखते हैं, उसी तरह कमरे में सारी बत्तियों को जला देने से उस टार्च की रोशनी से बनने वाले जो टिमटिमाहट दिख रही थी वो खत्म हो गई। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी खगोलीय वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी खगोलीय वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। आकाश में चमकने वाली जो सारी वस्तुएं होती हैं उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। उसमें देखिए, सूर्य भी हो जाएगा, चंद्रमा भी हो जाएगा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं। चलिए और आगे बढ़ें। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, खगोलीय पिंड कुछ तो खगोलीय पिंड जो होते हैं कुछ तो बड़े आकार वाले होंगे। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी उष्मा यानी हीट तथा लाइट, इनके पास हीट और लाइट ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, ठीक है, तारा यानी कि स्टार्स। सूर्य भी एक तारा है। द सन इज आल्सो ए स्टार। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं ये भी सूर्य के समान ही हैं। यानी सूर्य भी एक तारा है और अनगिनत अन्य तारे भी आकाश में मौजूद हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। तो सूर्य के अलावा बहुत से तारे आकाश में पड़े हुए हैं और बहुत से तारे तो सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं, लेकिन वे बहुत अधिक दूरी पर भी हैं और इस कारण से हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। छोटे दिखने का मूल कारण है कि उनकी दूरी बहुत अधिक होती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। आप ज़मीन से अगर हवाई जहाज़ को देखते हैं तो हवाई जहाज़ काफ़ी छोटा दिखता है, लेकिन जब वही हवाई जहाज़ हवाई पट्टी पर या हवाई अड्डे पर उतरता है और वहाँ आप देखते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। ऐसे ही किसी
10 मंजिला या 10 मंजिले 20 मंजिले बिल्डिंग की ऊंचाई पर आप पहुंच जाएं और वहां से नीचे चल रही किसी कार को, किसी साइकिल वाले को, किसी व्यक्ति को चलते हुए देखेंगे तो आपको बहुत ही छोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रोचक तथ्य है, इनको आप जानें। देखिए, बृहस्पति, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा, इसके बारे में हम यहाँ एक चित्र दिया है 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा को बताया गया है। देखिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, अभी हम ग्रहों के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसको पहले ही आपको बता दिया गया है, तो बाद में हम इसको देख लेंगे। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। रात्रि में जब आकाश की ओर, आसमान में हम देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या नाम है इसका? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, एक नाम और इसका है बिग बियर। बिग बियर, यह भी एक नक्षत्र मंडल है। तो हमारे यहाँ एक नक्षत्र मंडल हमारे पुराने ऋषियों के नाम पर पड़ा हुआ है, उनको सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। सप्त ऋषि, सप्त यानी कि 7, ऋषि संत, 7 ऋषियों या 7 संतों का एक मंडल आकाश में मौजूद होता है, जिसको 7 तारों का समूह या जो कि एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है, जो चित्र अभी आपने 1.1 देखा, तो उसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको सप्तऋषि मंडल दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी प्राचीन काल में दिशाओं का निर्धारण तारों की सहायता से किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव तारा यह गति नहीं करता है, अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 जो पिछला चित्र आपने देखा था, आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। चलिए हम उस सप्तऋषि मंडल को देखते हैं। देखिए, ये 7 ऋषियों का जो मंडल है सप्तऋषि मंडल, इसके 7 तारे इस तरह से हैं। पहला तारा, दूसरा तारा, तीसरा तारा, चौथा तारा, 5वां तारा, 6वां तारा और 7वां तारा। तो ये 2 तारे जो शुरू से जो एक चारपाई की तरह से बने हुए हैं, इसके आगे के जो 2 तारे हैं इनको संकेतक तारा कहते हैं। और इनको मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एक चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ेगा, जिसको कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो इस तरह से हमेशा उत्तर दिशा में प्राप्त होता है। चलिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है कि अगर इनमें अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं है तो ये किस आधार पर चमकते हैं, कैसे चमकते हैं? तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो वे जो होते हैं खगोलीय पिंड जिनके अंदर अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं या ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनको अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है। ठीक है, तो क्या हमने जाना कि कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनके अंदर अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हीं से ऊष्मा उनको मिलती है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और सूर्य के जो सौर परिवार के ग्रह हैं उनके अंदर अपना कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है और वे सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, प्लेनेटाई शब्द जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो ग्रह होते हैं, तो ग्रहों के अंदर अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है और ये क्या करते हैं, ये परिभ्रमक यानी परिभ्रमण करते हैं। किसका परिभ्रमण करेंगे? तो जो इनका जो होता है
मतलब जिसके ये जो इनका तारा होता है अपने तारे का, जैसे जो 8 ग्रह हैं इनके लिए सूर्य एक तारा है, तो ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से अन्य तारे हैं और उनके जो ग्रह हैं वो उनकी परिक्रमा करते हैं। अब देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का अपना खुद का प्रकाश या उष्मा नहीं है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, तो पृथ्वी के नज़दीक का तारा सूर्य है, इसलिए सूर्य का ही परिक्रमा पृथ्वी करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, अब देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा पढ़ लें। चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, यह प्लेनेट नहीं है। चंद्रमा क्या है? ये प्लेनेट नहीं है, ये एक उपग्रह है। उपग्रह को कहते हैं अंग्रेजी में सैटेलाइट। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमारी पृथ्वी का सहचर यानी हमारी पृथ्वी का उपग्रह है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से उष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से उष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये ग्रह कुल कितने हैं? 7। तो एक पृथ्वी हो गई और 7 अन्य, यानी कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनके पास, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा, यानी अपने चंद्रमा को एक उपग्रह माना जाता है, यानी कि उनके पास भी अपने उपग्रह हैं। अब देखेंगे, देखिए यहाँ ये आपका सूर्य है। सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से 8 ग्रह हैं। अब देखिए बुध जो होता है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है और 28 दिन में यह, ठीक है, 88 दिन में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र इसी तरह से, जो दूसरा ग्रह है शुक्र है, शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूरी करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है तो 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। पृथ्वी जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। मंगल जो है यह थोड़ा पृथ्वी से भी अधिक दूर है, तो इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लगते हैं। ठीक है, 687 दिन लगते हैं। और देखिए बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा का अगर पूरी करता है तो 11 साल 11 महीने, यानी कि लगभग 12 साल में बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शनि जो है यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरी करता है। यूरेनस मंगल से भी अधिक दूर है तो उसका जो परिक्रमा काल होगा वो और बढ़ जाएगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरी करता है। और जो नेपच्यून है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरी करता है। अब देखिए जो ग्रह हैं इनमें से कुछ ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और कुछ ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में अभी 4 हैं। जो सूर्य से 4 नज़दीक के, सबसे नज़दीक के ग्रह हैं वही आंतरिक ग्रह हैं, और सूर्य के बाहर के, माने जो इन 4 ग्रहों के बाद के जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून या अरुण या वरुण, ये 4 जो है ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है, जो आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, और जो बाह्य ग्रह होते हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रहों की डेंसिटी अधिक होती है और बाह्य ग्रहों की डेंसिटी कम होती है। चलिए अब और आगे बढ़ें। सूर्य जो है यह 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, इन सब से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, कुछ उनके उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड है, इन सब को मिला करके सौर मंडल का निर्माण होता है और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य, यानी कि सारे जो है सूर्य के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं।
सूर्य जो है, अब सूर्य के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ें। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वह इससे अलग नहीं हो सकते, इसके खिंचाव बल के कारण इससे जुड़े होते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि अन्य किसी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड के पास उनका कोई उष्मा या प्रकाश नहीं होता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी दूरी बहुत अधिक है। क्योंकि जो सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी जो शब्द है, यह एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का अर्थ होता है कि पृथ्वी का विवरण, इसमें पृथ्वी का विवरण दिया जाता है। चलिए आगे और बढ़े। तो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पृथ्वी एवं ग्राफिया। तो आइए पृथ्वी के बारे में और अधिक हम जानते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को, जो लोग खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करते हैं, उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि खगोल शास्त्री कौन होते हैं। तो खगोल शास्त्री वे लोग होते हैं जो खगोलीय या आकाशीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करते हैं। हमारे देश के एक प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहे हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो चंद्रमा और जो भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब हमने पढ़ा कि एक सौर परिवार है। सौर परिवार में मुखिया सूर्य है और इसके 8 ग्रह हैं। अब आइए हम एक एक करके इन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ लें कि ग्रह क्या होते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, अभी इनको बताया गया कि आंतरिक ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हैं। तथा जो बाह्य ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं, यानी इनकी दूरी अधिक है, सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है और ये बाह्य ग्रह हैं तथा ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान एक तरीका है, जिसको देखिए आसान तरीका क्या है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्ड अस नट्स। तो यम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, यम से मार्स, जे से जुपिटर, यस से सैटर्न, यू से यूरेनस, यन से नट्स। इस तरह से एक एक अक्षर अगर आप लें तो यम, वी, ई, फिर यम, फिर जे, यस, यू और नियन, लास्ट में यन आ जाएगा। ठीक है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कौन कितने समय में चक्कर लगा लेता है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपरबोला, इसको दीर्घवृत्ताकार या हाइपरबोला कहते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध जो है सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगा लेता है। तो हर ग्रह, जैसे ये सूर्य है, ये बुध की कक्षा, फिर शुक्र की कक्षा, फिर पृथ्वी की कक्षा, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे हर ग्रह की कक्षा पहले वाले की अपेक्षा बड़ी होती जाती है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह को सूर्य की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। देखिए, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। 2006 से जो प्लूटो ग्रह हुआ करता था
उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस, एक और ग्रह अभी कुछ समय पहले खोजा गया था, तथा प्लूटो, अभी ये दोनों ग्रह का दर्जा नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आइए पृथ्वी के बारे में पढ़ें। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है, यानी कि बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी कि तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। ठीक है, भूआब का अर्थ है, देखिए इसके आकार को भूआब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। अब जीवन के अनुकूल परिस्थितियां क्या हो सकती हैं कि भाई वायु चाहिए, पानी चाहिए, और बाद में अगर वायु पानी है तो खाने के लिए, जीवन को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर वनस्पतियाँ उगाई जा सकें। ये सारी अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्मी है और न अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है, पृथ्वी पर वायु है, पृथ्वी पर जल है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी का 71% 71% भाग जल होता है और केवल 29% बहुत ही, यानी 1/4 के लगभग 1/4 भाग ही स्थल भाग है। ठीक है, इसलिए जब आकाश से ऊंचाई से हम देखते हैं तो पूरा का पूरा समुद्री क्षेत्र ही दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। यानी कि सूर्य हमसे कितना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है। एक और रोचक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले कौन थे? 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री USA के थे नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा कौन किया था? तो यह जान लीजिए, पूर्व सोवियत संघ के जो अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और भारत से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे मेजर राकेश शर्मा। उपग्रह के बारे में अब पढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का ग्रह है, तो चंद्रमा जो है ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह होने के कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कुछ ग्रह मानव निर्मित होते हैं और कुछ प्राकृतिक उपग्रह, कुछ उपग्रह जो होते हैं ये कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित। जैसे चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये प्राकृतिक है। लेकिन कुछ ऐसे उपग्रह भी बनाए जाते हैं जो दूर संचार, शिक्षा, सैन्य के क्षेत्र में जिनका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। ये एक कृत्रिम पिंड होते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, रॉकेट छोड़ करके इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि वह पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करके उसकी सटीक जानकारी हमें उपलब्ध कराता है।
अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ठीक है। अब देखिए चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में अभी हमने पढ़ा कि यह एक उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है। चंद्रमा सैटेलाइट है। ठीक। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, बहुत से ग्रह हैं उनके पास बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी का मात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा व्यास इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें, तो पृथ्वी से अगर सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना करें तो चंद्रमा जहां 3,84,000 किलोमीटर दूर है, वहीं सूर्य जो है चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक दूर है, यानी सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये देखिए अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और देखिए यहाँ मानव निर्मित उपग्रह के प्रक्षेपण की स्थिति बताई गई है। यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, फिर देखें रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट वापस पृथ्वी पर गिर जाता है, और जो उसमें सैटेलाइट लगाया जाता है वह उपग्रह चंद्रमा की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं एवं गड्ढे हैं। जब आप देखते हैं तो चंद्रमा पर कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं। यह धब्बे वही हैं जो गड्ढे हैं जिन पर प्रकाश नहीं पड़ता है, तो वही गड्ढे वगैरह वहाँ पर काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर वायु और जल मौजूद है, तो जीव और वनस्पतियों के विकास के लिए इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, तारों के बारे में पढ़ा, ग्रह और उपग्रह को पढ़ लिया। अब क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह अभी आपने पढ़ा कि सूर्य जो होता है इसके चारों ओर अलग अलग कक्षा है। बुध की कक्षा, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में सारे क्षुद्र ग्रह मेटेराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह एक ही भाग होते हैं। यही है, देखिए क्षुद्र ग्रहों का इस तरह चित्र होता है। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए। अब उल्का पिंड पढ़ लें हम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि हम कभी कभी एक चमकती हुई चीज़ को आकाश में देखते हैं, कहते हैं उल्का जा रहा है, और ये लगता है पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब देखिए ग्रह बहुत बड़े हैं, सूर्य बहुत बड़ा है, तारे बहुत बड़े बड़े हैं, और चूंकि उन्हीं से टूट करके उल्का पिंड बने हैं, तो जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, यानी बहुत से तारे उसमें एक सफ़ेद पट्टी जैसी बना देते हैं, और इस पट्टी को आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है।
ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारा जो सौर मंडल है यानी सूर्य तो काफ़ी बड़ा है, और उसके साथ सभी ग्रह मिला करके लगभग 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिला करके बहुत बड़ी स्थिति बनती है। और ये आकाशगंगा का बहुत ही सूक्ष्म भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई एक नदी के रूप में की गई थी, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, इसमें एक नहीं, अब सूर्य तो एकमात्र तारा है, इसमें सूर्य की तरह से और सूर्य से बहुत बड़े बड़े करोड़ों तारे मौजूद हैं। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसा होता है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ये सारे मिलकर के, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और बहुत सारी आकाश गंगाएं जब मिलती हैं तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, ठीक है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी जो है इसी ब्रह्मांड का हिस्सा। अगर हम एक व्यक्ति की कल्पना करें तो एक व्यक्ति जो है इस पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक से भी कम जगह उसकी बनती है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। पृथ्वी किसका भाग है? पृथ्वी सौर मंडल का भाग है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अब इस चित्र में आपका स्थान क्या है, सोच लीजिए। तो हम मान लीजिए कि ये केंद्र में है, इसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी पर ग्रह पर हम हैं, फिर सौर मंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, इस तरह से निर्माण है। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? देखिए, तारे जो हैं इनका खुद का अपना प्रकाश होता है, इनकी ऊष्मा होती है, यानी तारों के पास उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। और ग्रह होते हैं ये उसी तारे से अपना ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनकी खुद की कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य के साथ संबद्ध ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड को मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखना है तो सबसे पहले सूर्य के बाद बुध आता है, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर नेपच्यून, यूरेनस है यानी कि अरुण है, फिर वरुण यानी कि नेपच्यून है। इस तरह से 8 ग्रहों की स्थिति बनती है। चलिए और आगे बढ़ें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। अन्य किसी ग्रह पर ये परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा को हम हमेशा एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है वो उतने ही समय में यह पृथ्वी अपने धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसलिए हम चंद्रमा के एक ही भाग को एक साथ देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो है लाखों आकाश गंगाओं से बनी हुई एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, करोड़ों सूर्य हैं। इस तरह से ब्रह्मांड एक विशाल आकृति है। अब कुछ प्रश्नों को सही गलत के उत्तर देने हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह पृथ्वी, विकल्प ख हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वृत्तीय पथ पर या आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर? तो ये दीर्घवृत्ताकार या जो हाइपरबोला होता है उस पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो अभी आपने पढ़ा क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति, इन दो ग्रहों के बीच की जो कक्षा होती है उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में पाए जाते हैं। खाली स्थान को आपको भरना है। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है
ठीक है, उसे ये तारों का उसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह यहाँ पृथ्वी हो जाएगा। ग्रहों के पास अपनी उष्मा, यहाँ उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। इस तरह से हमने आज भूगोल की कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पाठ सौरमंडल में पृथ्वी, इसका पूरा अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह आपको अवश्य ही पसंद आएगा। अब इसका अगला हम जो वीडियो आएगा, इसका हम जो शार्ट है, जो इसकी समरी है, जो इसका सार है, एक्सट्रैक्ट है, उसका हम एक वीडियो बनाएंगे और उस एनसीईआरटी समरी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तथा आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इस तरह से अन्य जो भी महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।